নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, দেখছেন নিউজ ভ্যানগার্ড আর আমি দীপেন রয়েছি এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে একটি বিশেষ টক শো নিয়ে। এক্সিট পোল নিয়ে এই মুহূর্তে গোটা ভারতবর্ষে জল্পনা কল্পনা চলছে, তরজা চলছে, চর্চা চলছে। এক্সিট পোল কি দেখালো? বিভিন্ন সংস্থা যে এক্সিট পোল প্রকাশ করেছে গতকাল, তার সঙ্গে অবশ্যই নিউজ ভ্যানগার্ড এবং জেনেসিস ইন্ডিয়া রয়েছে। এবং এই এক্সিট পোল বের হবার পর থেকেই বিভিন্ন মহলে, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে কিন্তু জোর জল্পনা কল্পনা চলছে, অনেক ধরনের বক্তব্য উঠে আসছে। তবে আজ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ভোট অ্যানালাইসিস যিনি করেন, জেএনইউর প্রাক্তনী সজ্জন কুমার, ডক্টর সজ্জন কুমার। আপনাদের জানিয়ে রাখি, 2023 বিধানসভা নির্বাচনে যিনি নিউজ ভ্যানগার্ডের স্টুডিওতে বসে নিউজ ভ্যানগার্ডের পক্ষ থেকে যেই সমীক্ষা করেছিলেন, সেই সমীক্ষা হুবহু মিলে গেছিল 2023 ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে। সেই ডক্টর सज्जन कुमार এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে जुड़े গেছেন वर्चुअली। सज्जन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार। नमस्कार, वेलकम टू आवर शो सज्जन जी। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो एग्जिट पोल कल हम लोगों ने देखा या हम लोगों ने जो पब्लिश किया कल, तो वो एग्जिट पोल आपको कैसा लगा? वॉज इट एक्सपेक्टेड? जी बिल्कुल। कल जो एग्जिट पोल दिखा उसमें बीजेपी अपने बल पे अपने आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। इसमें ग्राउंड पे अगर आप जाएं और जिन लोगों ने भी ग्राउंड पे लोगों से बात की, पूरे इंडिया की बात नहीं करता, चाहे वो पूरब के राज्य हो, बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्य, चाहे वो दक्षिण के राज्य हो और बाकी जो रीजन है सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया जहां बीजेपी पहले से मजबूत थी, और पश्चिम के भी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात। इस बार आप देख लीजिए, कमो बेस हर जगह ये चुनाव अगर पब्लिक के सेंटीमेंट से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और बीजेपी को फिर से एक बार लाने के लिए वो ग्राउंड पे एक सेंटीमेंट दिख रहा है। ये चुनाव कहीं से भी बीजेपी को हराने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए ये सेंटीमेंट ग्राउंड पे नहीं था। तो उस लिहाज से बीजेपी अपने बल पे सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको लेके कहीं से भी कोई संशय नहीं थी। इसलिए जो एग्जिट पोल कल आया उसमें चुनाव की जो दिशा है, जो डायरेक्शन, कि बीजेपी अपने बल पे आराम से कंफर्टेबल मार्जिन के साथ सरकार बने, उसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं। हाँ, सज्जन जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है हमें, थोड़ा अगर ऊंचा बोलेंगे आप तो हमारे जो दर्शक है वो सुन पाएंगे, आपको एकदम से क्लियर सुन पाएंगे। थोड़ा आवाज थोड़ा अगर ऊंचा हो तो। जी, अब ठीक है? हाँ जी, हाँ जी जी। तो हमने कहा कि बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी तीसरी बार। ये ग्राउंड पे हमने जो भी स्टडी किया अक्रॉस इंडिया वो बिल्कुल मैच कर रहा है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं था कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी और क्लियर मेजॉरिटी से बनाएगी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बनाएगी। तो उस लिहाज से एग्जिट पोल्स का जो डायरेक्शन है कि बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी से आ रही है, उसमें कोई शक नहीं है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ओके सज्जन जी, एक मार्जिन बड़ा होगा इसको लेकर, मार्जिन बड़ा होगा या छोटा वो देखना है, 4 तारीख को हम लोग जरूर देखेंगे वो। मगर एक चीज जो आपसे जानना था, अगर हम इंडिया को डिफरेंट सेक्टर्स में अगर डिवाइड करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ये जो कहा जा रहा था कि इस बार साउथ इंडिया में बीजेपी या एनडीए का थोड़ा रिजल्ट थोड़ा अच्छा होने वाला है, इस एग्जिट पोल में भी दिखाया गया है। आपको क्या लगता है, क्यों, ये कौन से इशू के लिए साउथ इंडिया में बीजेपी का इस बार रिजल्ट अच्छा होने वाला है? नहीं, देखिए बिल्कुल, एक तो जो साउथ इंडिया में बीजेपी का रिजल्ट अच्छा होगा ये बिल्कुल दिख भी रहा है और होने भी वाला है। कारण इसका देखिए, पहली बात तो ये होती है कि बीजेपी जो पार्टी है उसका कितना ज्यादा फोकस होता है। 2014 से 19 अगर आप देखें, इस बीच में बीजेपी ने अपने आप को पूरब और पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत मजबूती से स्थापित किया। आप देखिए, बंगाल में लोकसभा चुनाव 19 में 18 सीटें 42 में, 2021 में वो प्रमुख विपक्षी दल बने। ओडिशा में इन्हें 21 में 8 सीटें मिली। उधर असम में 2 बार सरकार बनी, त्रिपुरा में 2 बार सरकार बनी। तो पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी इनकी सरकार है, सहयोगी दल के साथ। तो 2014 से 19
पूरब और पूर्वोत्तर की तरफ था। 2019 से 24 अगर आप देखें तो बीजेपी का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट साउथ के राज्यों में था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी का एक अखिल भारतीय स्वरूप हो, उपस्थिति हो, एक सीरियस पार्टी के तौर पे साउथ में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट था। और इस कारण से देखिए कि तेलंगाना में काफी ज्यादा मजबूती रहा, विधानसभा में भी बीजेपी की सीटें बढ़ी। और इस बार तेलंगाना में सीटें जो 17 में 4 थी पहले, वो कम से कम 7 से 9 सीटें आने की संभावना है। केरला में देखिए बीजेपी ने 5 सीटों में, 20 सीटें हैं उसमें से 5 सीटों पे बहुत फोकस करके ये किया। वहां भी 200 सीटों की त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में उम्मीद है। रही बात आप देखिए तमिलनाडु में, वहां पे अन्ना मलाई है और उनकी लोकप्रियता आप सोशल मीडिया के नाते या मीडिया में नैरेटिव के नाते, या तमिलनाडु में बीजेपी का जो अपना एक नैरेटिव है, अलग कल्चरल नैरेटिव पॉलिटिक्स, उसके नाते वहां लोकप्रियता है। तो वहां पे भी वोट परसेंटेज बढ़ेगा, सीट के मामले में थोड़ा सा कम हो सकता है। रही बात उसके बाद आंध्र प्रदेश में, तो वहां बीजेपी का अपना आधार उतना नहीं है, लेकिन वहां वो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ सहयोगी दल के नाते 25 में से पिछली बार टीडीपी को 1 सीट थी, इस बार स्थिति एनडीए की अच्छी होगी और बीजेपी का भी एक खाता खुलने की उम्मीद है। और कर्नाटक में जहां बीजेपी चुनाव हारी थी कांग्रेस से पिछले साल, इस बार आप देखिए बीजेपी ने जबरदस्त कमबैक किया। हमारे फील्ड स्टडी में भी दिखा कि वहां पे प्रधानमंत्री मोदी की और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर वोट करने की बात को लेके बहुत सारे जो खासकर ओबीसी वोटर जो बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस को वोट किए थे विधानसभा में, चुनाव में फिर से वो बीजेपी के पास वापस आए। तो वहां पे भी लगभग वही स्थिति जो 19 की थी। तो आप देखें तेलंगाना में, केरला में और आंध्र से थोड़ा, और वोट परसेंटेज के मामले में तमिलनाडु से भी, तो साउथ से भी बढ़ने की काफी। तो ये तो पहला सेक्टर है। दूसरा सेक्टर जहां बीजेपी को जबरदस्त गेन होगा तो पूरब के राज्य हैं, खासकर बंगाल और उड़ीसा के। असम में भी 1-8 सीट का लाभ ही हो सकता है। बाकी जगह पूर्वोत्तर के राज्यों में जो इनकी यथास्थिति बनी रहेगी, क्योंकि बीजेपी पहले से वहां पे है, चाहे अरुणाचल के 2 सीट हो, सिक्किम का हो, त्रिपुरा में हो और तमाम जगह पे हो। तो इस तरीके से पूरब और दक्षिण में बीजेपी को बढ़त मिल रही है और ये चीज एग्जिट पोल में भी दिखा, हमारे ग्राउंड स्टडी में दिखा और मुझे लगता है ये 4 तारीख को दिखेगा। सज्जन जी, एक बात मुझे बताइए, जो ये जो नैरेटिव हुआ था, नैरेटिव एक तो नैरेटिव चला था वोट से पहले या जब वोट चल रहा था, तो ये जो है कि जिन जिन राज्य में 2019 में बीजेपी या एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था, मान लीजिए हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में 1 सीट के अलावा बाकी सब सीट लेके गए थे, बिहार में 1 सीट के अलावा पूरा सब सीट एनडीए लेके गए थे। तो कहा जा रहा था कि इन राज्यों में बीजेपी का उतना अच्छा रिजल्ट करना शायद इस बार ना हो, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए इसमें कुछ राज्य थे जहां पे बीजेपी को आंशिक मींस पार्शियली नुकसान था, थोड़ा बहुत। महाराष्ट्र उसमें थोड़ा ज्यादा था। महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी 48 में एनडीए शिवसेना के साथ 43 सीट जीती थी, खुद उसने 25 सीट लड़ा था और 23 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी वहां पे 5 से 6 सीट का नुकसान कर हो सकता है, ये संभावना है। उसी तरीके से 2-3 राज्य जहां बीजेपी का क्लीन स्वीप था, राजस्थान में 2-3 सीट का घाटा हो सकता है, हरियाणा में 2-3 सीट का घाटा हो सकता है और बिहार में 2 सीटों का घाटा हो सकता है। ये आंशिक रूप से नुकसान है। तो मान लीजिए 10 से 12 सीट का नुकसान हो सकता है या 10 से 15 सीटों का। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे क्रूशियल राज्य है, वहां पे बीजेपी ने 62 सीट जीता था 80 में। तब मायावती और अखिलेश एक साथ थे, इस बार मायावती अलग लड़ रही हैं, तो जो विपक्षी दल है उनको काफी नुकसान है। इस बार बीजेपी 65 से 70 के बीच में पा सकती है, तो वहां बढ़त है। तो जो नुकसान है उसके तुलना में आप अगर देखें तो भरपाई भी हो रही है पूरब और दक्षिण के राज्यों से। बाकी जगह गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इन जिन राज्यों में बीजेपी ने स्वीप किया था, डिस्टिंक्शन पाया था, सारे सीट जीत के, वो इस बार भी वही होने वाला है। ओके, और एक ये तो बताइए, ये जो मुद्दे थे इस इलेक्शन में, जो इलेक्शन से पहले जो मुद्दे मतलब हम लोग देख रहे थे, वो मुद्दा थोड़ा चेंज होता गया जब भी पहला फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा काम कर गया जो तीसरी बार एनडीए मतलब दिल्ली जो मतलब हासिल करने में कामयाब होने जा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल में, वो कौन से मुद्दे थे जो काम कर गया? देखिए दो चीजें थी कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और ब्रांड मोदी में ज्यादा बहुसंख्यक जनता का काफी विश्वास है। उसका कारण ये है कि आर्थिक रूप से आप देखिए कि जो
खासकर गरीब तबका है उसके लिए, एक गरीब महिला को सोचिए तो उसके लिए एक घर है, उसके लिए टॉयलेट है, उसके लिए उज्ज्वला योजना के तहत बेसिक फैसिलिटी है, एलपीजी सिलेंडर्स है, लाइट्स है, उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर है, और भी बाकी उसके अलावा देखिए मिडिल क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, और चाहे रोड्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, बाकी सब कुछ हो। और दूसरी बात है कि एक नेशनलिज्म जो आप देख रहे हैं 370 का नैरेटिव हो, कल्चरल में राम मंदिर का, तो ये एक पैकेज था बीजेपी के लिए। इसके विरोध में अपोजिशन के पास कोई एक मुद्दा नहीं था, तो अपोजिशन और ना ही तो कोई नेतृत्व था। तो एक तो ब्रांड मोदी, दूसरा पॉलिसी, और तीसरा जो है पब्लिक जो है वो चाहती थी कि ये पॉलिसी कंटिन्यूटी बनी रहे। भारत 1989 के बाद से लेके 2014 तक जो खिचड़ी सरकार में फंसा था, उससे एक क्लियर मैंडेट का दौर आया, और इंडिया जिस तरीके से ग्लोबल स्टेज पे जिस तरीके से अपनी एक पहचान बना रहा है, उसमें इस पॉलिसी और इस लीडरशिप की कंटिन्यूटी को लोग चाह रहे थे। उसके कारण से माहौल बीजेपी के पक्ष में था। हाँ, थोड़ी बहुत लोकल नैरेटिव जरूर आई। वो लोकल नैरेटिव स्थानीय कारणों से वहां वहां आया, जहां पे कैंडिडेट मुद्दा होता है, जहां पे थोड़ा बहुत स्थानीय कास्ट कम्युनिटी समीकरण भी होता है, कुछ एथनिक समीकरण होता है, लेकिन ये सारे जो है सेकेंडरी इश्यूज थे। प्राइमरी इश्यूज जिसने इन सारे इश्यूज को कवर कर दिया, ओवरवेम कर दिया, वो था प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्रांड मोदी का इम्पैक्ट। और दूसरा जो ये सरकार और ये जो पॉलिसी है, चाहे वो कल्चरल पॉलिसी हो, मटेरियल पॉलिसी हो, नेशनलिज्म के इमेज से रिलेटेड पॉलिसी हो ग्लोबल अरेना में, उसकी कंटिन्यूटी, इस कारण से इन्हें काफी एज था। सज्जन जी, एग्जिट पोल की अगर बात करें तो कल से हम देख रहे हैं इंडिया ब्लॉक के मतलब ताबड़ ताबड़ जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि मतलब इंडिया ब्लॉक को 295 सीट 295 सीट्स उनको हासिल होने जा रहे हैं। तो ये जो है ये जो देखिए संभव ही नहीं है। उसके लिए देखिए ये भानुमति का पिटारा कहते हैं हिंदी में कि आप चुनाव के 1 महीने पहले बिना किसी केमिस्ट्री के अलायंस करें तो पब्लिक आपको मैंडेट नहीं देगी। 295 लाने के लिए भाई कांग्रेस को उसके लिए कांग्रेस को 100 से ऊपर जाना पड़ेगा, 100 सीट लाना पड़ेगा। तो संभव नहीं है। कांग्रेस सीट कहां ला रही? किस राज्य में कांग्रेस डबल डिजिट में सीट जीतने जा रही है? किसी राज्य का आप नाम ले लीजिए। तो ये तो संभव ही नहीं है कि जब उस इंडिया अलायंस का जो इंजन है वो किसी एक राज्य में डबल डिजिट में नहीं जीत रहा है, 295 आप कहां से सीट जीत पाएंगे? ये तो ग्राउंड पे कोई भी कहेगा कि ये बहुत ही मतलब ये मजाक का भी विषय नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की बात नहीं है, बड़ा ही नॉन सीरियस सा क्लेम है। इसे गंभीरता से लिया नहीं जाना चाहिए। जब प्राइम पार्टी कांग्रेस किसी राज्य में 10 सीट नहीं जीत सकती, वो 295 एनडीए इंडिया अलायंस के बनाने की बात कहां से कर सकती है? ये संभव मुझे लगता है ये नहीं है। सज्जन जी, और एक बात, ये जो हम लोग कल एग्जिट पोल में हम दिखा रहे थे कि एक्स फैक्टर जो कुछ सीटें हैं 40 के आसपास, कुछ सीटें ऐसे हैं जो वाईएसआर, बीएसपी और एआईएमआईएम इनके पास है, तो बीजेडी के पास है, सबको मिला के। तो आपको क्या लगता है कि ये सीटों का कुछ जरूरत पड़ेगा बीजेपी को सरकार बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। देखिए आंध्रा में एनडीए की बढ़त होगी पहली बार, तो एनडीए का जो लॉस महाराष्ट्र, बिहार वगैरह से होगा वो पूर्ति हो जाएगी। और बीजेपी का हमने कहा कि बीजेपी का 2019 का जो मैंडेट है उसके आसपास या उससे ज्यादा आएगी, तो कोई जरूरत पड़ने की नहीं। हाँ, अगर सवाल है आपको सब लोग स्वेच्छा से सपोर्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी उन पर निर्भर नहीं। ओके, एक लास्ट सवाल आपसे। इस बार मतलब 2018 पॉलिटिक्स में, इस निर्वाचन में, इस इलेक्शन में आपको क्या लगता है, इशू पॉलिटिक्स काम कर गया या इमेज पॉलिटिक्स काम कर गया? कॉम्बिनेशन काम किया है। देखिए इशू था नेशनलिज्म का, इशू था पॉलिसी कंटिन्यूटी का, इशू था मटेरियल बेनिफिट जो वेलफेयर स्कीम्स थे, इशू था कल्चरल इश्यूज का, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे उसके अलावा एक सेंस ऑफ प्राइड जो लोगों में आता है। देखिए पहले आता था कि पेरीफेरी वर्सेस मेन स्ट्रीम, मेनलैंड इंडिया वर्सेस पेरीफेरल इंडिया। अब देखिए वो कौन पेरी है, अभी जो है हर पेरीफेरी मेन स्ट्रीम जैसा है, जो लार्जर कनेक्टिविटी है, सेंस ऑफ वननेस है, और इसके लिए क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के इमेज को, नेतृत्व को जाता है। तो ये देखिए केमिस्ट्री है इमेज की और इशू की, इसे आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। जो इशू है वो इमेज सेंट्रिक है और जो इमेज है वो इशू से आइडेंटिफाइड है, तो ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए। ओके, सज्जन जी, डॉक्टर सज्जन कुमार हमारे साथ थे। अब सज्जन जी, 305 एनडीए को 169 तक सिमट जाएंगे आईएनडीए 29 अदर्स को, और 40 सीट एक्स फैक्टर, आपको क्या लगता है?
देखिए, मुझे लगता है एनडीए कम से कम 350 के आसपास पहुंचेगी और बीजेपी की स्थिति 310 से 320 के बीच में हो सकती है। ज्यादा भी हो सकता है। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूं, इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी कंफर्टेबली अपने बल पे 2019 का जो मैंडेट था उससे ज्यादा जाएगा और बीजेपी अगर 310 जाती है तो एनडीए 350 हो जाएगा, 40 सीट जोड़ दे, 315-20 जाती है तो 360 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूं। मेरा डिसएग्रीमेंट एग्जिट पोल से नहीं है, बस वो मार्जिन को लेके है। क्लियरली बीजेपी अपने बल पे सरकार बना रही है। 350 के आसपास एनडीए मुझे आराम से दिख रहा है। वो टैली कहीं पे गड़बड़ होने वाली वोट नहीं है, शेयर उससे कम बीजेपी होने वाली है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा इस बार? बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए 40% के आसपास आएगा, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको माफ डॉक्टर कीजिएगा मुझे। ডক্টর সজ্জন কুমার, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন ডক্টর সজ্জন কুমার, যিনি জেএনইউর একজন প্রাক্তনী এবং ভোট কৌশলী এবং ভোট বিশ্লেষক। নির্বাচনের নানান দিক ওনারা বিচার করেন এবং তারপর ওনাদের মতামত জানান। এবং ডক্টর সজ্জন কুমার, আপনাদের জানিয়ে রাখি, 2023 নির্বাচনের বিধানসভা নির্বাচনের যে ভোট সমীক্ষা করেছিলেন তা কিন্তু হুবহু মিলে গেছিল। আপনারা জানেন নিউজ ভ্যানগার্ড যে সমীক্ষা দেখিয়েছিল তা ডক্টর সজ্জন কুমার এবং ওনার টিম করেছিল এবং সেই ভোট অ্যানালাইসিস কিন্তু 2023 বিধানসভা নির্বাচনে হুবহু মিলে গেছিল। এবারও কিন্তু লোকসভা নির্বাচন নিয়ে আপনারা যখন শুনছিলেন ডক্টর সজ্জন কুমারের মতামত, ওনার অভিজ্ঞতার কথা আপনারা শুনছিলেন, উনি কি বলতে চেয়েছেন সবকিছু আপনারা শুনেছেন। তো এই মুহূর্তে আমরা অবশ্যই 4 তারিখের অপেক্ষা করব। 4 তারিখ ফলাফল ঘোষণা হবে, গণনা হবে এবং সেই দিন সকাল থেকে কিন্তু আমরা অবশ্যই টিভির পর্দায় আপনাদের পুরো গোটা ভারতবর্ষের চিত্র তুলে ধরব। তাই আপনারা অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন। আর এই মুহূর্তে সঙ্গে থাকুন নিউজ ভ্যানগার্ডের নিউজ আপডেট এবং পরবর্তী সময়ে 25 এক নজরে 25 নিয়ে সুপ্রীতি আসছে আপনাদের সামনে। আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন নিউজ ভ্যানগার্ড।